अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमरेज रिवर्स। आज हम 0620 का जो है 4 अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर में आपको पता है आपको जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके होते हैं 180, सॉरी 180 नहीं, सॉरी 88। और आपका जो टोटल टाइम होता है वो होता है 1 आवर 15 मिनट्स। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन इज अबाउट आयंस एंड आयनिक कंपाउंड्स। Choose from the following list of ions to answer the following question। ठीक है, आपको सिर्फ इन आयंस को यूज करना है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो जितने भी आपसे यहाँ पर ये इतने सवाल पूछे हैं, ये आपने इसमें पूछे हैं सारे टेस्ट। और ये टेस्ट आपको मैं इसमें कतन आपको ये कोई नहीं बता सकता कि इसका कोई कॉन्सेप्ट क्या है। ये जस्ट सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको ये याद करने हैं सारे टेस्ट। ठीक है, आपको सारे टेस्ट जो भी लैब के टेस्ट होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको हेल्प आउट करता जाऊंगा। और अगर आप में से कोई मेरे जो कोर्स है उसमें अगर इनरोल करना चाहे, वो 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें मैं आपको सब कुछ इन डेप्थ पढ़ाऊँगा आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ तो मैं सिर्फ पास पेपर सॉल्व करवाता हूँ। वहाँ इंशाल्लाह मैं आपको पूरा ए टू जी सब कुछ पढ़ाऊँगा, बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गिव्स अ लाइलिक कलर इन द फ्लेम टेस्ट। तो आपका जो लाइलिक कलर देता है फ्लेम टेस्ट में, वो आपके ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं वो देते हैं। और जो लाइलिक फ्लेम आपका देता है वो देता है आपका पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आपका लाइलिक फ्लेम देता है। दूसरा, फॉर्म्स अ ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया के साथ जो ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है वो आपका बनाता है क्रोमियम। आपका जो आयरन है Fe2 प्लस, ये भी आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है अमोनिया के साथ। लेकिन यहाँ पर इसने ग्रे ग्रीन लिखा है और इसने यहाँ पर आपको आयरन दिया भी नहीं है, आयरन का आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम क्रोमियम का आयन आपको लिखना है। ठीक है, फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो वाइट पीपीटी बनाता है, वो आपका बनाता है कैल्शियम का जो आयन है। वो कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड हो, वो जब उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वाइट पीपीटी बनती है। ठीक है, फॉर्म्स अ क्रीम पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट। ये आपको जो है हेलाइड्स का टेस्ट है, सिल्वर नाइट्रेट से आप करते हैं। हेलाइड्स के टेस्ट एसिडिफाइड है सिल्वर नाइट्रेट से। और इसमें आपके जो क्रीम पीपीटी बनती है वो आपके बनती है ब्रोमाइड आयन की। इसमें जो वाइट पीपीटी बनती है वो आपको बताती है कि इसमें क्लोराइड आयन है। आपकी जो क्रीम पीपीटी होती है वो आपको बताती है कि ये ब्रोमाइड आयन है। और अगर येलो पीपीटी बनी है तो वो आपको बताती है कि ये आयोडाइड आयन है, आयोडीन के आयन से। ठीक है, फॉर्म्स अ वाइट पीपीटी विथ एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट। तो जो बेरियम नाइट्रेट है, आपका जो बेरियम सल्फेट होता है वो होती है आपकी ये वाइट पीपीटी। और सॉरी, ये तो बेरियम सल्फाइड है, ये रहा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो आपका बनाता है वाइट पीपीटी। वो एक्वस जो एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट से रिएक्ट करता है। कोई भी आपके अगर सॉल्यूशन में सल्फेट के आयंस हैं तो वो बेरियम सल्फेट बना देते हैं और वो ही आपकी वाइट पीपीटी होती है। ये आपका टेस्ट होता है सल्फेट के आयन को किसी भी अननोन सॉल्यूशन में ये देखने के लिए कि अगर आपका सल्फेट का आयन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन अ सैंपल ऑफ साल्ट। आप किसी भी साल्ट पर फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं? तो जब आपने अगर लैब में किया है ये परफॉर्म, तो निक्रोम की जो वायर होती है, निक्रोम या प्लेटिनियम की एक वायर होती है, उस पे आप क्या करते हैं, उसको पहले आप किसी भी डाइल्यूट जो एसिड है या आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, उसमें आप इसको डिप करते हैं। तो डिप करने के बाद आप इसको रखते हैं बंसन बर्नर पर। और जब ये हीट हो जाता है फिर आप फिर दोबारा इसको आप डिप करते हैं एसिड में। और फिर आप जो सैंपल है यानी जो साल्ट है उसके अंदर इसको डालते हैं वायर को, ताकि जो कुछ जो साल्ट है वो उस वायर पर आ जाए। और फिर आप जो ब्लू फ्लेम है, आपकी ब्लू फ्लेम, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लेम टेस्ट कर रहे हो तो आपकी ब्लू फ्लेम होनी लाजमी है। यानी फ्लेम तो आपकी वो
येलो होती है, तो उसको आपको इसे एडजस्ट करना है कि आपकी जो ब्लू फिल्म है वो आपको शो हो। ठीक है, जब आपकी ब्लू फिल्म आपको शो होना शुरू हो जाएगी, फिर उस पर आपको साल्ट को रखना है उस वायर के ज़रिए, तो वो आपको जो साल्ट आपको कलर बताएगा। तो इस तरह से आप लैब में फ्लेम टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मार्क्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिख दें कि साल्ट जो है उसको वायर के ऊपर रखें, प्लेटिनम वायर के ऊपर, और फिर उसको बंसन बर्नर पर रखें। मार्किंग इसकी में आपको इसने ये दिया हुआ है। लेकिन जब आप लैब में करते हैं फ्लेम टेस्ट, तो इसका असली तरीका यही है। ठीक है, पुट साल्ट ऑन निक्रोम वायर, निक्रोम वायर एंड then place it over बंसन बर्नर। ठीक है, फिर आप इसको जस्ट बंसन बर्नर के ऊपर, ठीक है, आपका जो साल्ट है वो आपको इसको निक्रोम वायर के ऊपर आप रखते हैं, फिर इसको आप बंसन बर्नर के ऊपर रखते हैं, जो ब्लू फिल्म होती है उसके ऊपर। ठीक है, पार्ट सी, मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेंट्स मैग्नीशियम के आयंस एंड फॉस्फेट के आयंस। आपको आयंस के फॉर्मूला दिए गए हैं। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो यहाँ से आप इसको इनके आयंस को देख कर आप बता सकते हैं कि इनका फार्मूला क्या होगा। फॉस्फेट के जो आयंस हैं उनके ऊपर आपका चार्ज क्या है, वो है 3- का, और मैग्नीशियम का वो है 2+ का। तो अगर इसको आप तरह से अरेंज करेंगे तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम के Mg3, फॉस्फेट के जो है वो तरह से 2। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है 2 फॉस्फेट चाहिए 3 मैग्नीशियम्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये फार्मूला बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सल्फर एग्जिस्ट एज डिफरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स में आपका सल्फर पाया जाता है। व्हाट इज मीन बाय टर्म आइसोटोप? आइसोटोप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with having same number of protons and electrons but different number of neutrons। आपके जो आइसोटोप्स में होते हैं उसमें आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same number of protons and electrons but different number of न्यूट्रॉन्स। आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपके प्रोटॉन्स जो होते हैं वो तो आपके सेम ही होंगे, क्योंकि अगर प्रोटॉन ही चेंज हो गया तो आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को जो इसकी शनाख्त देता है वो देता है आपका प्रोटॉन नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आप देखेंगे कि हर एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स हैं यानी जो एटॉमिक मास है, वो दो सब्सटेंस जो दो एलिमेंट्स अलग एलिमेंट्स का सेम हो सकता है, लेकिन जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखकर जो प्रोटॉन नंबर है उसको देखकर बता दें कि ये कौन सा एलिमेंट है। अगर आपको ये दिया गया है एक्स, और अगर इसका आपको एटॉमिक जो प्रोटॉन नंबर है वो दिया गया है, कोई भी फॉर एग्जांपल दिया गया 9 दिया गया है या कोई भी दिया गया, तो उससे आप बताएंगे या मतलब उसके एटॉमिक मास को देखकर आप नहीं बताएंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, आप उसके एटॉमिक नंबर को देखकर बताएंगे। ठीक है, और अगर 9 है तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो 9 है आपका फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। तो आपको यहाँ से बताएंगे कि ये जो एक्स एलिमेंट है वो कौन सा है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, पार्ट बी, सल्फाइड आयन हैज सिंबल शोन।
सल्फाइड आयन का सिंबल आपको शो किया गया है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन इन दिस सल्फाइड आयन। न्यूट्रॉन्स आप किस तरह से फाइंड करते हैं, जो न्यूक्लियर नंबर है उसको माइनस करेंगे आप प्रोटॉन नंबर से, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। हाउ इज सल्फाइड आयन फाउंड बाय सल्फर एटम। ये जो सल्फाइड आयन है ये किस तरह से बनता है सल्फर एटम में से, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर जिस इसके पास 2 का चार्ज है तो एक बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके आपका ये सल्फाइड का आयन बना है सल्फर एटम में से। Which elements which element forms an ion with 2 plus charge that has the same number of electrons as sulfide ion। आपका जो है आपको एक ऐसा एलिमेंट बताना है कि जब वो 2 प्लस के चार्ज के साथ जो आयन बना है तो उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जिस तरह से आपके सल्फाइड आयन के हैं। यानी एक एक्स एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज 2 प्लस है और उसके बाद जब ये 2 प्लस के उसके पास चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन उतने होने चाहिए जितने आपके सल्फाइड आयन है उसके पास बने। तो अगर आप सल्फर का देखें ऊपर, यहाँ सल्फर के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 16 है। तो अगर सल्फर एटम होता तो उसके पास जो जितने आपके एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इनिशियली आपके सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 16। फिर इसने 2 गेन किए तो सल्फर का जो आपका सल्फाइड आयन है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। अब आपको एक ऐसा एलिमेंट बताना है कि जब इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज हो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 18 हो। यानी उसके जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब है कि उसके इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 20 होने चाहिए। फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें, लूज कर दे तो इसने 2 प्लस का चार्ज बनाया और फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो है 18। ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखें नहीं, यानी अब आप पीरियोडिक टेबल से कैसे बताएंगे, वो आप बताएंगे कि ये 20 जो है इससे आप बताएंगे कि ये एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं एक एटम में तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो यानी अब आपको ये देखना है कि प्रोटॉन नंबर ये 20 किसका है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट एक्स है। तो 20 अगर आप देखें तो ये है आपका कैल्शियम का, कैल्शियम का आपका जो प्रोटॉन नंबर है वो है 20। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम। जब आप कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है इनिशियली और जब ये 2 प्लस का चार्ज बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, फिर अब इसके पास कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट सी, द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस अकर्स इन 4 स्टेप्स। और आपको ये चारों स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है। कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टेज 1 बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। यहाँ पर आपको ये स्टेट है वो आपको स्टेट सिंबल्स आपको बताने हैं कि इनके क्या है स्टेज 1 में। तो स्टेज 1 में आपका क्या हो रहा है, मोल्टन जो सल्फर है, मोल्टन है तो यानी सल्फर क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ से तो पता चल गया सल्फर का। मोल्टन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपको इसने बता दी, तो यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। और एयर है, एयर भी गैस की फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इसकी स्टेट्स कंप्लीट करनी थी। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन स्टेज 2 एंड स्टेट द टेम्परेचर यूज्ड। स्टेज 2 में आपका क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें आपका जो सबसे मेन स्टेप होता है वो यही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। वो आप किस तरह से करते हैं, वो आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और फिर ये कन्वर्ट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि आपका जो है नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन स्टेज 2 एंड स्टेट द टेम्परेचर। ये जो है आपकी जो इस स्टेज की जो स्टेज 2 है इसकी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछता है एग्जाम में और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है।
इसमें जो आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो आप करते हैं वेनेडियम 5 ऑक्साइड, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, ठीक है। और आपका जो टेम्परेचर है वो आपका आप यूज़ करते हैं 450। आप इसकी एक रेंज है 400 से 700 या 800 के दरमियान, आप कोई भी टेम्परेचर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 450 लिख रहा हूँ, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4। आपका स्टेज 3 में क्या हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इज कंबाइंड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम, ठीक है। आपका जो स्टेज 3 में आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और आपका ये क्या बना रहा है, ओलियम बना रहा है, ठीक है। ओलियम का फार्मूला ये है H2S2O7, इसने आपको बताया भी हुआ है। इसको आपको बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पर ये बैलेंस हुई है पहले से ही। लेकिन जब भी आप किसी भी इक्वेशन को लिखा करें तो इसको बैलेंस लाजमी क्या करें। मैं आपको हर इक्वेशन में जब भी लिखता हूँ तो आपको ये चीख चीख कर बोलता हूँ कि भाई इक्वेशन को बैलेंस किया करो, उसका भी मार्क्स होता है, ठीक है। कभी कभी मार्क्स नहीं भी होता है तब भी आप बैलेंस कर दिया करें, अ, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। आप भूलेंगे नहीं कि इक्वेशन को बैलेंस करना है या नहीं, ठीक है। अब स्टेज 4 में क्या हो रहा है, ओलियम इज एडिड टू वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपका जो ओलियम है इसकी आप करवाते हैं डाइल्यूशन, यानी इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है H2SO4। इसको आप बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपली 2 लगा दें, ये आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो फाइनल स्टेज में आपका जो आखिरी के जो 2 स्टेप्स होते हैं उनमें आपका जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है। जो आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है आपकी स्टेज 2 में, उसको उसको आप कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं ओलियम बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के आप डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बनाते, वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जब इसमें आप वाटर डालते हैं तो ये एक थिक मिस्ट बन जाती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, और वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। तो वो मिस्ट बनाने से प्रिवेंट करने के लिए आप इसको वाटर में ये यानी इसको वाटर से रिएक्ट नहीं करवाते डायरेक्टली, आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालते हैं। तो यानी कि ये जब ओलियम में बन जाता है फिर आप ओलियम की जो डाइल्यूशन करवाते हैं वो आप स्लोली स्लोली इसको आप वाटर ऐड करते जाते हैं, तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में दोबारा बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस मिस्ट से बचने के लिए आप इसको ये 2 प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पार्ट डी, sulfur dioxide is a toxic gas. State one environmental reason why sulfur dioxide should not be released into the atmosphere. आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपको एक वन एनवायरमेंटल बताना है रीज़न कि इसको जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको एनवायरनमेंट में रिलीज क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक एसिडिक गैस है, और जब ये आपकी वाटर के साथ या आपकी जो एयर में आपके वाटर वेपर्स हैं उनके साथ ये जब रिएक्ट करती है तो ये बना देती है एसिड रेन, ठीक है। तो आप इसका एनवायरमेंटल रीज़न क्या है, इट काजेज एसिड रेन। आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपकी एयर वाटर में वेपर्स के साथ ये रिएक्ट कर जाती है और आपकी एसिड रेन बना देती है, और वो एसिड रेन आपकी जो लाइमस्टोन की बिल्डिंग्स हैं उनको एरोड करवा देती है, और आपकी जो कुछ मेटल्स की बिल्डिंग होती है उनकी कोरोजन करवा देती है। तो बहुत सारे इसके डाइवर्स इफेक्ट्स हैं, और आपकी जो एसिड रेन है वो आपकी जो रिवर्स की पीएच भी लो कर देती है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अब यह भी आपको टेस्ट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। इसका टेस्ट क्या होता है, आप एक फ़िल्टर पेपर लें, उसको जो पोटेशियम मैग्नेट 7 है आपका जो KMnO4 है उसमें आप इसको डिप कर दें, जो फ़िल्टर पेपर है उसको, और फिर आपको जो गैस के ऊपर रख दें तो आपका जो जब आप इसको डिप करेंगे फ़िल्टर पेपर को, तो जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम KMnO4 है, वो आपका होता है पर्पल। तो यानी आपका जो फ़िल्टर पेपर है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर जब आप इसको गैस के ऊपर रखेंगे तो ये फ़िल्टर पेपर
जो है वो ब्लीच हो जाएगा, यानी ये जो आपकी गैस अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो जो फिल्टर पेपर को है वो ब्लीच करवा देगी, यानी उसका कलर वो उड़ा देगी, यानी वो पर्पल से फिर कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलर उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका टेस्ट क्या है? एक्वस 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 पोटेशियम मैग्नेट मैग्नेट 7। ठीक है, और आपका जो जो आता है एक्वस पोटेशियम मैग्नेट के साथ इसका आप टेस्ट करते हैं, चेंजेस कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ये जो आपका पोटेशियम जो आपका मैग्नेट 7 होता है, इसका कलर जो है वो ये उड़ा देता है। ये आपका टेस्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पार्टी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फाइड। आपका जो सोडियम सल्फाइड है उसका फार्मूला ये होगा। सल्फाइड आयन का जो फार्मूला होता है वो होता है SO3 2-। ठीक है, आपका सल्फेट का होता है SO4 और सल्फाइड का होता है SO3। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपको यहाँ पर सोडियम दिया गया है, उसकी कंपोजिशन दी गई है। फिर आपको दिया गया है आपका सल्फर, उसकी कंपोजिशन दी गई है 40.45। और फिर आपको दिया गया ऑक्सीजन, उसकी कंपोजिशन दी गई है आपको 30.4। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है सोडियम सल्फाइड से, वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रही है जिसकी आपकी कंपोजिशन उसने आपको बताई हुई है। आपको बोल रहा है कि एम्पेरिकल फार्मूला बताएं, कैलकुलेट करें। तो क्या एम्पेरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तो आप जो भी आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन आपको इसने बताई हुई है, तो वो आपकी इस तरह से आपको लिख लेनी है। फिर आपको इनकी कंपोजिशन को डिवाइड करना है इनके AR से। ठीक है, तो सोडियम का AR जो है वो क्या है, एटॉमिक मास जो है वो इसका है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये आप प्रोडक्ट टेबल में से देख के आप इसको इनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रोडक्ट टेबल से देखकर एग्जाम में इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो आपको क्या मिल रहा है 1.26 1.2652। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1.2656, और यहाँ पर इसकी आपको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 1.9। ठीक है, तो इस तरह से आप इसने आप कैलकुलेट कर ली। और अब आपको ये देखना है कि ये होल नंबर रेशियो में है या नहीं। तो ये होल नंबर रेशियो में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वन है उसको आप डिवाइड कर देंगे सबसे। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वन है वो ये है, तो इसको मैं सबसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसका जो है होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आया 1 और ये भी आया 1 और यहाँ पर आया 1.5। अब इसको आप होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2। तो 2, 2 और 3। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया है। तो इसमें आप देखें सोडियम कितने हैं, उसके 2 हैं आपके एटम्स। फिर आपकी सल्फर, तो वो भी 2 हैं, और ऑक्सीजन 3। तो ये आपका है एम्पेरिकल फार्मूला Na2H2O3। ठीक है, तो आप एम्पेरिकल फार्मूला आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपके जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। स्टेट वन अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट ऑल मेटल्स हैव। आपको ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है जो सारे मेटल्स की हो।
ठीक है। आपके जो कुछ मेटल्स होते हैं वो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, यानी जैसे आपके ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है जो सारे मेटल्स की हैं। तो एक जो उसमें 3-4 हैं, आपको वो शायद आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये है कि सारे जो मेटल्स हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो सारे मेटल्स की होती है। ठीक है, सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। और दूसरी, आपकी जो सारे मेटल होते हैं वो आपके मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी लिख दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो मेटल्स होते हैं सारे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, पार्ट बी, आयरन ऑफ्टन रस्ट। ठीक है, आयरन रस्ट होता है। नेम द टू सब्सटेंसेस अदर देन आयरन दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू फॉर आयरन टू रस्ट। तो आपकी जो आयरन की रस्टिंग करवाते हैं उसके अंदर जो आपका हाथ होता है सबसे बड़ा, वो आता है आपका वाटर का, और दूसरा आपका इसमें हाथ होता है आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, ये दोनों आपकी रस्टिंग करवाते हैं आयरन की, और ये दोनों ही रस्टिंग करवाने के लिए होना लाजमी है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा, अगर आप इनमें से एक भी रिमूव करने में कामयाब हो गए तो आपकी रस्टिंग नहीं होगी। यानी अगर आप आयरन जो आपका पड़ा हुआ है, अगर आप कुछ ऐसा करें कि वाटर उससे दूर रहे, तो अगर आपको सिर्फ ऑक्सीजन जो हवा में है, ड्राई ऑक्सीजन, वो अगर आपको आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, वो उसकी रस्टिंग नहीं कर पाएगी। और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, आपके ऑक्सीजन इसकी हटा दें, सिर्फ आपका वाटर हो, तब भी इसकी आपकी रस्टिंग नहीं होगी। तो अगर आप इनमें से कोई एक भी चीज़ कंट्रोल कर पाए, उसको रिमूव कर पाए, तो आयरन रस्ट नहीं होगा। ठीक है, पार्ट सी, आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग आयरन 3 ऑक्साइड विद जिंक पाउडर, और what can be deduced about the reactivity of zinc from this reaction। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आयरन यहाँ पर आयरन 3 ऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये यहाँ पर बन रहा है आयरन, यानी इसने ऑक्सीजन लूज किया, और आपके लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, तो होती है आपकी रिडक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखें आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो है 3+, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन आयरन की क्या है, 0। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी रिड्यूस हो रही है। यानी आयरन ने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, वो भी आपका होता है रिडक्शन। तो यहाँ से आपको यह पता चल रहा है कि आपका आयरन जो है वो रिड्यूस हुआ है। और अगर आप जिंक की देखें, यहाँ पर जिंक की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+। और यहाँ पर अगर आप देखें कि जिंक ने यहाँ पर ऑक्सीजन गेन किया है, यानी जिंक ऑक्साइड हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और आपका आयरन जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो यानी जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है, यानी जिंक ने ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से, इसलिए इसने ऑक्सीजन ले लिया आयरन से, या खुद ऑक्सीडाइज हो गया और आयरन को इसने रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ से आपको रिएक्टिविटी कैसे पता चल रही है जिंक की, कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपका जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, ionic equation for this reaction is shown. Identify the oxidizing agent in this reaction. Explain your answer in terms of electron transfer. आपको इसकी आयनिक इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा है। अब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कौन सा है वो जो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है जो Fe3+ के आयन्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं आयरन में। ठीक है, और ये जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो है आपका Fe3+। ये रिड्यूस हो रहा है खुद और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और आपको एक्सप्लेन करना था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हुआ है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या लिखेंगे,
इट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए ये रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करे तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो खुद ऑक्सीडाइज हो तो उसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पार्ट डी, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि यानी ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और ये बेसिस से भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और आपके जो सिलेबस में आपका एक जिंक ऑक्साइड है जो एक एम्फोटेरिक है, और दूसरा है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके ये दोनों हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बाकी इसके अलावा आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं, यानी वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो जिंक ऑक्साइड है और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, वो आपके एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और आपके बेसिस से भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब टू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट जिंक जो आपका ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। नेम द रिएजेंट्स यू वुड यूज एंड डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस यू वुड मेक। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली बताना है कि शो करना है कि आपका जो है जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और यानी आपका इसमें आपका जो है एक ऐसे रिएजेंट के साथ आपको इसको रिएक्ट करवाना है जो एक एसिडिक हो और दूसरा आपका बेसिक हो। ठीक है, तो वो दोनों से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ कि जिंक जो ऑक्साइड है अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, यानी इसको मैं एज ए बेस लूँ और मैं इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊँ, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पर कोई भी एसिड ले लेता हूँ जो रिएजेंट में कौन सा लूँ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लेता हूँ, डाइल्यूट HCl। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब ये जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से तो ये जिंक क्लोराइड बनेगा और आपका वाटर बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कर दिखेंगे कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है इसका सॉलिड डिजोल्व्स। ठीक है, आपका जो सॉलिड डिजोल्व होगा और आपको जो है आप फिजिंग भी आप करेंगे महसूस। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये आपको शो करेगी कि आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक रिएजेंट ये। अब आपको दूसरा रिएजेंट आपको एक कोई भी बेस लेना है। ठीक है, जिससे ये रिएक्ट करे तो वो आपको शो करे कि ये आपका एज ए एसिड काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी ऐसा बेस ले लें, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने ऐसे रेंडमली ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर राइज एंड इसको बल्कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कर लें, कैल्शियम ऑक्साइड की जगह इसको आप कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कर दें। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी नहीं करें, अब इसको मैं इसकी जगह ले लेता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लेता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लेता हूँ, ये सही है। तो आप इसमें क्या शो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सॉलिड जो है वो सॉलिड डिजोल्व्स, आपका जो सॉलिड है वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है यानी एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और ये बेसिस से भी रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेसिक है आपका हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि ये एक मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, insoluble salts can be made by precipitation reactions. The student mixed solutions of some soluble salts। ठीक है, और रिजल्ट्स आपको शो किए गए हैं। ठीक है, all sodium salts are soluble in water। ठीक है, use only results from the table to answer the following questions। नेम एन insoluble cobalt का salt। एक insoluble cobalt का salt है उसको आपको बताना है नेम।
ठीक है, तो कोबाल्ट के अगर यहाँ पर देखें आपके कोबाल्ट जो नाइट्रेट है उसको लिया गया है, और जब इसको आपने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो नो चेंज, यानी रिएक्शन कोई नहीं हुआ। ठीक है, और जब आपने इसको रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ तो आपका पर्पल प्रेसिपिटेट बना, यानी जब आपने इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ कोबाल्ट नाइट्रेट को रिएक्ट किया तो आपका बना कोबाल्ट कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि सोडियम नाइट्रेट तो सारे क्या होंगे, आपको इसने यहाँ पर बताया गया कि सोडियम सोडियम के जो सारे साल्ट हैं कोई भी हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, सल्फेट हो, कोई भी हो, सोडियम के जो सारे साल्ट हैं वो सोल्यूबल हैं। तो यानी आपका जो यहाँ पर पर्पल प्रेसिपिटेट बना है वो आपका बना है कोबाल्ट कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इनसोल्युबल जो है साल्ट कौन सा है, कोबाल्ट का। तो यहाँ से कोबाल्ट कार्बोनेट। ठीक है, आपने एक नाम बता दिया। फिर आपको ये पूछ रहा है कि इनसोल्युबल येलो यील्ड साल्ट। ठीक है, एक इनसोल्युबल येलो लीड का जो है साल्ट बताना है, लीड का, लेकिन वो येलो हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि लीड जो है, लीड नाइट्रेट ये कर रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर ये येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी एक येलो पीपीटी बन रही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो है ये लीड की पीपीटी हो सकती है, क्योंकि सोडियम के जो सारे साल्ट हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, और आपको ये याद भी होना चाहिए कि सोडियम के जो सारे साल्ट हैं वो सोल्यूबल होते हैं, नाइट्रेट के भी जो जितने भी साल्ट होते हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीड आयोडाइड बना है, उसकी येलो पीपीटी आपको शो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बना है, लीड आयोडाइड। ठीक है, ये इस तरह से आपको इसको आंसर करना था। पार्ट बी, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच सिल्वर कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपका सिल्वर कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें आप एक तो सिल्वर कार्बोनेट अगर आपका फॉर्म हो रहा है तो इसमें आपका एक तो क्या होगा, आपका सिल्वर नाइट्रेट होगा AgNO3। ठीक है, और प्लस अगर आपका कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है तो उसमें आपका सोडियम का ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें आपके कार्बोनेट हो, कार्बोनेट के आयंस, तो सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका यहाँ से क्या बनेगा, आपका सिल्वर कार्बोनेट बनेगा आपका। यहाँ पर आप देख लें कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है, और यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्रेट। इसको आप बैलेंस कर लें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है सिल्वर कार्बोनेट बनने की, इनमें से टेबल में से। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच लीड आयोडाइड इज फॉर्म। अब आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है लीड आयोडाइड की फॉर्मेशन की। तो लीड आयोडाइड एक पीपीटी है बनी है, तो आप इसकी आयनिक इक्वेशन सिंपली आप कैसे लिखेंगे, आप किसी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की आप आयनिक इक्वेशन किस तरह लिखते हैं, यानी अगर कोई आपका प्रेसिपिटेट बना है जैसे लीड आयोडाइड है या आपका प्रेसिपिटेट बना है तो उसकी आप जस्ट उसके आयन से लिखते हैं और वो जो प्रेसिपिटेट बना रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ से आपके जो लीड टू आयन है, लीड आयोडाइड है कि जो है आपका पी जो आपका है बन रही है, यहाँ पर आपकी लीड की देखें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, तो ये PbI2 बनेगा। ठीक है, यानी लीड आयोडाइड जो है इसका ये फार्मूला है लीड टू आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लीड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, 2+ है, और ये आपकी आयोडीन की जो है वो कितनी है, वो होती है -। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, लीड आयोडाइड। ठीक है, तो आपको सिंपली जस्ट इस तरह से आपको शो करनी है उसकी आयनिक इक्वेशन, वरना आयनिक इक्वेशन लिखने का जो पूरा तरीका है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, आप पहले देखते हैं कि लीड आयोडाइड आपका बना किससे, वो आपका बना है लीड नाइट्रेट से, और दूसरा आपका बना है सोडियम आयोडाइड से। तो सोडियम आयोडाइड की लिखें, आप इसके पहले लिखें कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है,
तो आपका यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा पहला, और दूसरा आपका बनेगा लीड आयोडाइड। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लें, ये आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर आपका ये बना है सॉलिड, और ये सारे आपके बने एक्वस में। ठीक है, ये आपके सारे एक्वस हैं, और ये आपका बना है सॉलिड एज ए पीपीटी, येलो पीपीटी, यहाँ पर इसने आपको शो किया है। ठीक है, लीड आयोडाइड की। अब जब भी आपके एक्वस हैं, तो एक्वस में ये सारे किस फॉर्म में होंगे, आयंस की फॉर्म में होंगे, तो आप इनको सारे आयंस की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, यहाँ पर सोडियम के 2 आयंस हैं, और आयोडाइड के 2 आयंस हैं, और लीड के जो है 2 आयंस हैं, फिर आपके हैं नाइट्रेट के 2 आयंस हैं। ठीक है, और फिर आपके हैं यहाँ पर फिर सोडियम के 2 आयंस हैं, और फिर आपके हैं नाइट्रेट्स के 2 आयंस हैं, और ये एज ए सॉलिड है, ये एक्वस में नहीं है, तो ये एज ए सॉलिड रहेगा। ठीक है, ये आपके सिर्फ एक्वस में आएंगे, वो आयंस के फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पर आप देखें, जो भी सेम आयंस हैं दोनों साइड्स पर, उनको आप कैंसिल कर दें। यहाँ पर 2 सोडियम के आयंस हैं, ये दो सोडियम के आयन के साथ कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर 2 नाइट्रेट के आयन हैं, ये भी 2 नाइट्रेट के साथ आयन के साथ कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा क्या है, Pb2+ एंड 2 आयोडाइड के आयंस यहाँ पर, और ये मिलकर आपके क्या बना रहे हैं, लीड आयोडाइड। तो देखें, ये है आपके आयनिक इक्वेशन, मैंने आपको यही आपके ऊपर शो की है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड से। ठीक है, इस मेथड को फॉलो करके। पार्ट डी, aqueous silver nitrate produces a yellow PPT with both iodide ions and carbonate ions. ठीक है, when testing an unknown solution for iodide ions, aqueous silver nitrate is acidified. Explain why aqueous silver nitrate is acidified. अब यहाँ पर इसने आपको ऊपर बताया गया कि सिल्वर नाइट्रेट है, वो प्रोड्यूस करता है येलो पीपीटी, और वो ये बताता है कि आपका ये बोथ आयोडाइड आयन से या कार्बोनेट के आयन से। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं आयोडाइड के आयंस को टेस्ट करने के लिए, तो आप एसिडिफाइड क्यों यूज़ करते हैं, वो आप एसिडिफाइड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जो एसिड है वो आपका रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ। तो अगर आपके पास कोई भी, अब अगर आपके पास उसमें कार्बोनेट का आयन प्रोड्यू में शामिल है, यानी मौजूद है, तो आपका एसिडिफाइड जो है वो आपका एसिड वाला जो पार्ट है सिल्वर नाइट्रेट का, वो आपका रिएक्ट कर जाएगा कार्बोनेट से, तो वो आपको जो है वो कार्बोनेट को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो अब ये क्यों एसिडिफाइड करते हैं, टू रिएक्ट विथ एनी CO2 या कार्बोनेट को जो आयन है प्रेजेंट एंड रिमूव इट। ठीक है, उसको आप कार्बोनेट के जो आयन्स हैं उनको आप रिमूव करने के लिए आप इसको एसिडिफाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है, अगर जब आप आयोडाइड का आयन से जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर इज शोन। आपको सिंथेटिक पॉलीमर शो किया गया, व्हाट टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर इज ए, कौन सा टाइप का है जो आपका ये सिंथेटिक पॉलीमर है, ये आपका है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आपकी 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है, एक होती है आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरी आपकी होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपके जब जो मोनोमर्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड होना लाजमी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ से मुझे देख के पता चल रहा है कि इनके रिपीट यूनिट्स को देख कर के इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन हुई है। ठीक है, जब आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, तो आपका ये डबल बॉन्ड रहता है वो ब्रेक होता है, और जो आपके सिमिलर जो मोनोमर्स होते हैं वो अटैच होते जाते हैं, और इस तरह से आपका लॉन्ग चेन आपका बन जाता है आपका पॉलीमर। ठीक है, डिड्यूस द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द पॉलीमर। अब आपको एम्पेरिकल फार्मूला डिड्यूस करना है, तो उसके लिए आप पहले इसका मोनोमर बना रहे हैं, यानी आप इसमें से देखें कंपाउंड में से, और इसका रिपीट यूनिट आप नोटिस करें, ऐसा यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये
अगर आप नोट करें कि ये वाला जो पार्ट है CH3 CH3 और ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बना लूँ तो यहाँ पर ये आपका बन रहा है मोनोमर, ठीक है। ये मोनोमर यूज़ हुआ है आपका ये पॉलीमर बनाने के लिए। और ये आपका क्या है, ये आपका एक अल्कीन है। और इसका अगर मैं आपका लिखूँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसमें के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो C6। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, 12, क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n होता है। और अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाऊँ यहाँ से, तो वो क्या बनेगा, CH2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि सिंपलर रेशियो आपका जो है मॉलिक्यूल्स का सिंपलर रेशियो, तो वो आपका क्या बन रहा है यहाँ से CH2, ठीक है। इस तरह से ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर फ्रॉम विच पॉलीमर ए इज मेड, ठीक है। आपको मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाना, वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बना दिया, या आप जस्ट सिंपली यहाँ पर बना दें। अब इसने यहाँ पर इसने आपसे कहा नहीं है इसने कि शो ऑल ऑफ द एटम्स इन ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। और अगर यहाँ पर इसने आपको कहना था कि शो ऑल ऑफ द एटम्स इन ऑल ऑफ द बॉन्ड्स, तो मैंने आपको ये CH3 और ये मतलब पूरा खुल के बनाना था आपको। आपके हाइड्रोजन के जो इस तरह से मैंने इस तरह से शो करने थे आपके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि वो आपसे कह तो नहीं रहा कि शो ऑल ऑफ द बॉन्ड्स एंड ऑल ऑफ द एटम्स, ठीक है। अगर आपको कह रहा है तो आपको पूरा मतलब ये खोल के बनाना है। इस तरह से आपको नहीं लिखना था कि CH3, ठीक है, वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पार्ट बी, द फॉर्मूला ऑफ C4H10 represents two different structural isomers. What is mean by structural isomers? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। आपके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होते हैं आपके सेम होते हैं आइसोमर्स के, और आपके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ विथ फार्मूला C4H10। अब आपको इसके जो C4H10 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके आपको दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है। तो शो ऑल ऑफ द एटम्स इन ऑल ऑफ द बॉन्ड्स, अब देखें यहाँ पर इसने आपको कह दिया है कि शो ऑल ऑफ द एटम्स इन ऑल ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। मैं यही आपसे कह रहा था कि आपको ये देखना है। तो पहला तो अब मैं इसका बना लेता हूँ कि सिंपल इसका जो है C4H10 का सिंपल जो है इसमें कोई भी ब्रांच ना हो, ठीक है। ये 4 कार्बन है, तो ये इस तरह से ये आपका बना है पहला। ये मुझे अल्केन है, ये मुझे इसके जनरल फार्मूला से पता चल रहा है, यानी देखने से मुझे पता चल रहा है कि ये एक अल्केन है, ठीक है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n2+, ठीक है। इस जनरल फार्मूला से आप देख सकते हैं कि ये एक अल्केन है, इसमें अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और ये 4 कार्बन के साथ है, यानी ये ब्यूटेन है, ठीक है। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर ये बना। अब दूसरा मुझे बनाना है, तो दूसरा मुझे इसमें एक ब्रांच ऐड करनी पड़ेगी। और आपका जो अल्केन्स है उनके अंदर जो आइसोमर्स बनने स्टार्ट होते हैं वो आपके ब्यूटेन से ही बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी आपका जो प्रोपेन है उसके अंदर कोई आपके आइसोमर्स नहीं होते, वो आपका एक ही होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें अंदर आप कोई ब्रांच ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप ब्यूटेन के अंदर एक ब्रांच ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ब्रांच ने जिस तरह बनाई है, ठीक है। आपका लॉन्ग चेन में जो आपकी कार्बन है, लॉन्ग चेन कार्बन है, उसमें से एक आपकी ब्रांच अलग हो गई है, ठीक है। बाकी आपको एज इट इज उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये आपका बन गया, ये आपका बना है ब्यूटेन
और ये आपके एक ब्रांच बनी है, और आपकी ब्रांच कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे। तो यानी आपके ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम भी डिफरेंट है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और यहाँ पर इसका है ब्यूटेन। ठीक है, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ब्रांच है और इसकी अनब्रांच्ड है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10 आर फ्लेमेबल। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ C4H12। अब आपको इसके इनकम्प्लीट कंबस्टन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और इनकम्प्लीट कंबस्टन है तो यानी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और वाटर बनेगा आपका ऑब्वियसली। अब आपको इसको बैलेंस कर दें, यहाँ पर आपके कितने हैं आपके कार्बन? ये 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, और आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं, तो यहाँ पर 5। अब आपके ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और प्लस 5, ये आपके 9 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको आप होल नंबर में लेना चाहते हैं इसका पूरे बैलेंस को, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो आया आपकी बन जाएगी 2 C4H10 प्लस 9O2, और ये आपका बन रहा है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये आपकी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन करेक्ट है, यहाँ पर इनमें से कोई भी लिख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसकी इक्वेशन आपको शो की गई है। 25 cm³ portion of sodium carbonate was placed in a conical flask with few drops of suitable indicator. It was titrated against HCl of concentration, आपको इसकी concentration दी गई है एसिड। ठीक है, 20 cm³ of acid was required to reach endpoint। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मोल पर DM³ यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, पहले स्टेप्स में आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड। ठीक है, अब आपको HCl के जो मोल्स यूज्ड हुए हैं वो आपको कैलकुलेट करने, वो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो आप करेंगे N=CV के फॉर्मूले से। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, C है आपका कंसंट्रेशन, और V है आपका वॉल्यूम। आपको मोल्स चाहिए, कंसंट्रेशन आपको HCl की दी गई है, वो है आपकी ये 0.18 मल्टीप्लाई बाय, आपको इसका वॉल्यूम भी दिया गया। वॉल्यूम आपका दिया गया है, कितना वॉल्यूम आपका यूज़ हुआ है 20 cm³, लेकिन आपका cm³ में इसको आपको DM³ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके यूज हुए हैं। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका तकरीबन 0.0036। ठीक है, 0.0036 आपके मोल्स यूज हुए हैं HCl के। अब कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेंट इन 25 cm³ पोर्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर आपके जो सोडियम कार्बोनेट के उसके कितने मोल्स आपके यूज हुए हैं वो आपको बताना है रेशियो से, और वो आपको इक्वेशन से रेशियो पता चलेगा। अगर आप देखें HCl का और सोडियम कार्बोनेट का इक्वेशन में रेशियो क्या है, वो है आपका 2:1। ठीक है, यानी आपके HCl के 2 मोल चाहिए सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए। तो अगर आपके HCl के 0.0036 मोल्स हैं, तो आपके x मोल्स होंगे सोडियम कार्बोनेट के। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से, वो आपकी आ रही है 0.0018। ठीक है, तो आपके मोल्स आपको आ गए सोडियम कार्बोनेट के। अब इसने फाइनली आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आप सेम फार्मूला N=CV, आप C को सब्जेक्ट बना लें, C=N/V। ठीक है, और अब आपको मोल्स आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए 0.0018, और वॉल्यूम आपको कितना आपको आपने यूज़ किया है 25 cm³। लेकिन ये cm³ है, इसको आपको DM³ में कन्वर्ट करना लाजमी है। इसको डिवाइड कर देंगे आप 1000 से,
ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, तो वो आ रही है आपकी तकरीबन 0.072, ठीक है। तो 0.072 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेट कर ली कंसंट्रेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वाज 48 cm cube, measured at room temperature and pressure. How many moles of carbon dioxide is this? ठीक है। अब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो आपको बोल रहा है कि इसके मोल कैलकुलेट कर लें कि ये कितने मोल हैं। इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है गैस है, और गैस की आप जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो आप करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय एन। एन आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये आपका गैसेस के जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए या गैस मोल कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला यूज होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर आप 24 डीएम क्यूब पर मोल रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मोल इसके कैलकुलेट करने थे, लेकिन आपका जो वॉल्यूम ये आपका डीएम क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। तो 48 को आप कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000, और फिर आप इसको भी कर दें 24 से डिवाइड, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको 0.002, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.002 मोल्स, ठीक है। पार्ट सी, a sample of concentrated hydrobromide HBr was electrolyzed using platinum electrodes, ठीक है। the concentration of हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमिक एसिड वाज, आपको इसकी कंसंट्रेशन दी गई है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HBr इन ग्राम्स पर मोल, ठीक है। आपको मोल पर डीएम क्यूब में दी गई है, अब आपको ग्राम पर डीएम क्यूब में कैलकुलेट करनी है इसको। तो आप सिंपली क्या करें, आपका मास का फार्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एम आर या ए आर। तो आप बार आप सिंपली क्या करें, HBr का आप एम आर कैलकुलेट करें पीरियोडिक टेबल से, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 8.8 के जो है आपका आपकी कंसंट्रेशन है इससे। तो आपका अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में, तो ब्रोमीन जो है आपका, उसका आपको कितना है आपका AR, वो आपका 80 है, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो ये 81, ठीक है। 81 का आप मल्टीप्लाई कर लें इससे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इसकी ग्राम पर डीएम क्यूब में इसकी कंसंट्रेशन, तो वो आ रही है आपके 720.09, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको बतानी है कंसंट्रेशन इसकी HBr की ग्राम पर डीएम क्यूब में। एक्सप्लेन वाई कंसंट्रेटेड HBr कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंसंट्रेटेड आपका जो है HBr है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आयंस हैं, और एक्वस फॉर्म में जब ये है तो इसके एक्वस फॉर्म में इसके आयंस हैं, और वो आयंस हैं वो मूव कर सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स आयंस दैट कैन मूव, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्वस फॉर्म में आपका HBr, तो ये एक्वस फॉर्म में इसके जो आयंस हैं वो मूव कर सकते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम इज नॉट अ सुइटेबल मटेरियल फॉर फ्रॉम विच टू मेक द इलेक्ट्रोड्स, वाई। आपका जो मैग्नीशियम है वो आप एज इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है वो एक रिएक्टिव मेटल है, और आप जब भी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो ऐसा सब्सटेंस आप यूज़ करते हैं जो अनरिएक्टिव हो, इनर्ट हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो आपका इनर्ट नहीं है, मैग्नीशियम इज रिएक्टिव एंड नॉट इनर्ट। इनर्ट यानी आपका अनरिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम आपका, इसलिए आपको एज ए इलेक्ट्रोड इसको आप नहीं ले सकते, ठीक है।
तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि आपको इसने तो यहाँ पर बताया गया कि सुइटेबल क्यों नहीं है, तो आपको ये आपकी इसको वजह पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रोड के किसी भी सब्सटेंस को एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए आप देखते हैं, तो आप दो चीज़ें देखते हैं आप इलेक्ट्रोड को चूज़ करने के लिए। एक तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपका अनरिएक्टिव होना चाहिए, और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं वो आप ग्रेफाइट यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं प्लेटिनियम प्लेटिनम। ठीक है, वो दोनों ही इनर्ट हैं और दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, predict the product formed at anode when concentrated HBr is electrolyzed। तो जब आपके HBr है कंसनट्रेटेड है, वो उसके अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है तो ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो यानी इसके अंदर वाटर के आयंस भी लाजमी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड है, तो कंसनट्रेटेड जब भी आपका हो कोई भी सब्सटेंस हो उसके आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, तो आप देखते हैं एनोड पर के उसका हैलाइड आयन मौजूद है या नहीं। अगर आपका हैलाइड आयन मौजूद है तो कंसनट्रेटेड आपका सॉल्यूशन में आपका एनोड पर हमेशा हैलाइड आयन जाएगा। अगर आपका हैलाइड आयन नहीं है तो आपके OH आयन जाएगा आपका, और वो आपकी ऑक्सीजन बना लेगी। और अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, यहाँ अगर आपका कंसनट्रेटेड की जगह अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होता तो आपकी अगर अब यहाँ पर भले Br होता भी तो भी आपका OH आयन जाता, क्योंकि डाइल्यूट में आपके जो वाटर के मोल्स हैं आयन्स होते हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपके OH आयन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यानी आपके पास यहाँ पर Br के जो आपके आयन्स हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो आपके एनोड पर आपकी क्या बनेगी, एनोड पर आपकी यहाँ पर ब्रोमाइड आयन की होगी ऑक्सीडेशन, यानी ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपकी बन जाएगी ब्रोमीन गैस। तो आपकी क्या बनेगी आपका एनोड पर, तो आपकी प्रोडक्ट वो बनेगा आपकी ब्रोमीन। राइट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड। कैथोड पर आप देखें तो सेम ही आपके कैथोड पर आप देखते हैं कि रिएक्टिविटी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए और आपको हाइड्रोजन गैस बन गया, आपको आयनिक हाफ इक्वेशन शो करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप शो करेंगे आयनिक हाफ इक्वेशन। ठीक है, आपके जो हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो कैथोड पर उनकी होती है रिडक्शन, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और वो हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल that is suitable for use as a fuel can be manufactured from sugars such as glucose by two-step processes. The by two-step process, describe how this can be done. And your answer include an equation for the reaction in which ethanol is formed, और दूसरा the essential conditions for the reaction in which ethanol is formed, name of the process used to obtain ethanol that is pure enough to be used as fuel। ठीक है, अब आपको इसमें इंक्लूड क्या करना है, एक इक्वेशन इथेनॉल के फॉर्मेशन की और इसकी एसेंशियल कंडीशंस को बतानी है, और आपको प्रोसेस का नाम बताना है जिससे आप जो है रिएक्शन मिक्सचर में से आपको इथेनॉल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप यूज़ करते हैं वो आप क्या यूज़ करते हैं, अ, आप इसको जो ग्लूकोज से जब आप इसको बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस। और इसमें आप क्या करते हैं, आपका जो एंजाइम होते हैं यीस्ट यीस्ट आप ऐड करते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो वो आपकी जो है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर जो एंजाइम होते हैं यीस्ट के वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, और आपके एनारोबिक कंडीशंस के अंदर आपका जो ग्लूकोज है उसको आपको ये इथेनॉल में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, यानी आपकी एयर मौजूद नहीं होती। ठीक है, आपका ये रिएक्शन हो रहा होता है ये एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। आपका इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और आपका जो है, अब इसके आप बताएंगे इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होती है। क्या आप इसकी पहले इक्वेशन लिख दें? आपकी इक्वेशन क्या होती है? आपकी जो शुगर होती है उसमें आपके जो ग्लूकोज होते हैं उसकी आप ये कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज इथेनॉल के अंदर C2H5OH, और दूसरा ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेंगे तो इस तरह से आपकी ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आपने इसकी इक्वेशन लिख दी। अब आपकी इसकी कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती हैं? एड यीस्ट इन एक्वस, आपकी एक्वस ग्लूकोज या एक्वस शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी होती हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर होती है। द रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर। आपका ये रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाता है, इसके अंदर आपको कोई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर द यीस्ट इज एडेड टू कैटलाइज द रिएक्शन। आपकी यीस्ट है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पर आपकी काम करती है। ठीक है, और आपकी जो रिएक्शन हो रहा होता है ये आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, और अब आपको इसको फाइनली आपको क्या लिखना है कि आपका प्रोसेस बताना है इथेनॉल किस तरह आप रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं। तो द इथेनॉल फॉर्म्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसको फ्रैक्शनली डिस्टिल कर लेते हैं आपका जो इथेनॉल है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह से आपको जो है वो आप इसको रिएक्शन के मिक्सचर में से आपको इथेनॉल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, पार्ट बी, द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथेनॉल इज शोन। ठीक है, और आपको इसकी बॉन्ड एनर्जीज भी दी गई हैं। आपको इसकी इक्वेशन दी गई है और इसकी बॉन्ड एनर्जी दी गई हैं। द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स, कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए? तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यानी रिएक्टेंट्स को इनको तोड़ने के लिए, तो आपकी जो है एनर्जी ब्रेक करने के लिए आप देखेंगे आपके कार्बन कार्बन का है आपका दिया गया बॉन्ड एनर्जी, वो आपको दी गई 347 प्लस यहाँ पर आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी गई है वो आपको दी गई है 413। और आपकी हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है कार्बन हाइड्रोजन की वो कितनी है यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड पर? 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे 5 प्लस आपके जो है, अब आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के देखेंगे आप, तो वो आपकी दी गई है आपको 358। और फिर आपके OH का आप देखेंगे वो है आपका 464। ठीक है, और फाइनली अब आप देखेंगे कि इसके अंदर आपका कितना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की आपकी बॉन्ड एनर्जी दी गई है 498, मल्टीप्लाई बाय इसको आप कर देंगे 3 क्योंकि आपके जो मोल्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी देखें बॉन्ड एनर्जीज लिखेंगे सबकी, और
आप इसकी जो एनर्जी ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को वो आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आएगी, आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो आ रही है आपकी तकरीबन 4728, ठीक है। ये आपकी बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करने के लिए। अब आपकी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म। अभी आपके न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, उनकी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं उसमें आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो उसकी आपको दी गई आपकी कितनी है 805 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 2 हैं और इसके अंदर 2 मोल्स हैं तो यानी 4, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आपकी जो वाटर है उसके अंदर आपकी OH की बॉन्डिंग है, और OH की आपको कितनी है 4634 और 464 सॉरी 464 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि वाटर के अंदर 2 हैं, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्योंकि आपके 3 मोल्स हैं, ठीक है। बस आपकी यही है। तो यहाँ से आपको इसकी भी बॉन्ड एनर्जी पता चल जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर से। तो यह आपको मिल रही है 6004, ठीक है। इस तरह से आप बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने, आप दोबारा चेक कर लें कि मैंने किस तरह से इनकी बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट किया। हर एक जो बॉन्ड आपका है आपका, वो आपको उसके अंदर आपकी ये आपको लिखनी है। और अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दी होती, अगर C2H5OH, अब यहाँ से आपको ये पता सही से नहीं चलता कि ये इसके अंदर आप बॉन्ड एनर्जीज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको ये टेबल दी होती और आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती, तो आप इसका स्ट्रक्चर लाजमी बनाते। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको पता चलेगी कि इनके अंदर कौन कौन से बाउंड मौजूद हैं, और फिर आप उनकी जो है सही से उनकी बॉन्ड एनर्जीज को इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी चेंज फॉर द कंप्लीट कंबस्टन। अब आपका जो एनर्जी चेंज होता है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप करते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी की जो है एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स माइनस एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी जो आउट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी चेंज क्या होगा आपका, एनर्जी चेंज होगा आपका 472 माइनस 28 माइनस 6004, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे इसका एनर्जी चेंज, ये आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो आप माइनस के साइन के साथ ही इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनर्जी चेंज आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी इन, यानी एनर्जी आपने टेकन इन की है, और माइनस एनर्जी आउट, क्योंकि कितनी एनर्जी आपको आउट मिल रही है, ठीक है। पार्ट सी, द इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन peroxide to form ethanol. A catalyst for this reaction is Fe3 plus के ions, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय टर्म कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे और खुद यूज्ड अप ना हो, ठीक है। अ सब्सटेंस which increases rate of reaction without being used up, ठीक है। वो खुद यूज्ड अप नहीं होता, आप जिस तरह आप कैटलिस्ट एज ए स्टार्टिंग में जिसे आप डालते हैं आपको एंड में वैसा ही आपको मिलता है कैटलिस्ट, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल इज शोन, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन इथेनॉल, ठीक है। आपको इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो है आपको करनी है कंप्लीट इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन का, पहले तो आप यहाँ से शुरू करें। मैं ले जाता हूँ हाइड्रोजन को डॉट और कार्बन को क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान तीनों में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डॉट कार्बन को क्रॉस, हाइड्रोजन को डॉट कार्बन को क्रॉस,
और दूसरा जो आपका कार्बन बना रहा है, एक बॉन्ड आपको बना रहा है इस वाले कार्बन के साथ, तो इसको मैं ले लेता हूँ डॉट, ठीक है। और फिर ये डॉट ले लेता हूँ, यहाँ पर ये क्रॉस ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पर इस कार्बन को डॉट और ऑक्सीजन को मैं क्रॉस ले लेता हूँ। और लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का देखें आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का आप इस तरह से शो करेंगे कि ऑक्सीजन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के आपके जो होते हैं उसके अंदर कितने नंबर होते हैं आपके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके वैलेंस शेल में, तो आपके होते हैं 6। लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ 2 इसने शेयर किए, तो आप बाकी जो आपके बचे हैं वो आप उसको भी आपको शो करना होगा, ठीक है। वो अगर आप शो नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। और वो आपको शो उसी से करना है जिससे आप ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं, यानी अगर आप क्रॉस से शो कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो आपको क्रॉस से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको क्रॉस से ऑक्सीजन को शो किया, तो मैं आपको क्रॉस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना था। पार्ट 3, द टेबल गिव्स द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स सजेस्ट व्हाई इथेनॉल हैज लो बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो क्यों है इथेनॉल से? वो इसलिए लो है क्योंकि इथेनॉल के अंदर जो आपकी होती है वो आपकी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो आपकी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और उसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है। लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके जो स्टफ़ है ये आपका है ए लेवल्स का स्टफ़। यहाँ पर आप सिंपली लिख दें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं आपकी फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल आर वीकर देन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान इथेनॉल के, वो वीकर हैं एज कम्पेयर टू इथेनॉल, इसलिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल इथेनॉल का वो कम है, ठीक है। और इथेनॉल के अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रही है, ठीक है। इसको इसका जो इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज है उनको बढ़ा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये वो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे ए लेवल के अंदर, ठीक है, इंशाल्लाह। Ethene gas reacts with steam to form gaseous ethanol, ठीक है। The reaction can reach a position of equilibrium. The forward reaction is exothermic, ठीक है। State and explain the effect of increasing pressure on the position of equilibrium, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आप देखते हैं कि इस साइड पे आपके जो गैसेस मोल्स हैं वो कम हैं। अगर आपके प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के मोल्स कम हैं तो आपकी जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके प्रेशर बढ़ाने से शिफ्ट होगी प्रोडक्ट की साइड पे। और अगर आपके रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं गैसियस मोल्स वो कम हैं, प्रोडक्ट से ज़्यादा हैं, तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके जो है रिएक्टेंट की साइड पर जाएगा आपका लेफ्ट साइड। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि गैसियस मोल यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं गैसेस के? 2 हैं, एक इसका एक इसका। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ जाएगी? राइट साइड की तरफ। पोजीशन शिफ्ट शिफ्ट टू द राइट साइड, ठीक है। जब आपने प्रेशर बढ़ाया कि वो तो पोजीशन है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुई है, बिकॉज फ्यूअर गैस मोल्स एट प्रोडक्ट साइड। आपके जो प्रोडक्ट साइड पर आपके गैसेस मोल्स हैं वो कम है, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। स्टडी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। आपका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा जब आपने प्रेशर बढ़ाया? तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपके न आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया होगा, और आपका जो वॉल्यूम कम हुआ है तो आपका जो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन आपके जो हैं वो इन स्मॉलर वॉल्यूम हो गए, तो आपका जो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए,
तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा कोलेट करेंगे तो आपका रेट जो है वो बढ़ेगा। जब भी आप प्रेशर बढ़ाते हैं आपका जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो रेट इंक्रीजेस बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्मॉलर वॉल्यूम। आपके जो पार्टिकल्स हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्मॉलर वॉल्यूम, सो मोर कोलिजन्स पर सेकंड। ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स जो हैं आपके, वो एक दूसरे के करीब आ गए, तो अब आपका इनकी जो कोलिजन करने के चांसेस हैं वो एक दूसरे से बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप आपकी मोर कोलिजन्स होंगी पर सेकंड। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो एक्सो या एंडो है। तो यहाँ पर इसने आपको बताया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो आपका एक्सो है। ठीक है, तो अगर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है तो आपकी जो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो फेवर होगा वो आपकी होगी रिएक्टेंट। अब आपका अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडो होता तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो आपकी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो आपकी राइट साइड की तरफ शिफ्ट होती, लेकिन यहाँ पर आपकी जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, पोजीशन शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो अगर जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तब आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं। तो यहाँ पर आपका ये 4-1 अक्टूबर-नवंबर 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।